वो लाइव आएगा अभी, स्लो चल रहा है यार। आएगा थोड़ा सा तो ऊपर नीचे रहता ही है। सचिन साक्य, हेलो सर, जय हिंद, गुड इवनिंग। अभिनव ठाकुर, ये तो है। अभी खाली इस लौंडों के सवाल लेंगे सर, 18 पेपर 18 पेपर। हाँ अभी देखो सवालों की बमबारी होगी। गो लाइव। चलो वी आर नाउ लाइव। चार लौंडे हैं, गलत नहीं बोलना, सुन लेंगे सर। हेलो नो लाइव, हेलो। चार लाइव। शेयर करता हूँ इसको। ओके, आवाज़ आ रही है कि नहीं, ज़रा बताओ भाई। मेरा मोबाइल यार, मेरा मोबाइल देखना, अभी मेरा देखो मोबाइल यार। हाँ आ रही है भाई, छोड़ो यार। हम्म। हेलो हेलो, शेयर करो यार जल्दी जल्दी। शेयर क्या करना है, अब नहीं पढ़ना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मोहम्मद कैफ, सचिन साक्य, हेलो सचिन साक्य, गुड इवनिंग। सचिन साक्य, कौन से कॉलेज से हो सचिन? मोहम्मद कैफ, काम आ रही थी। कम आ रही है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सर मैम कहाँ गई? कौन सी मैम कहाँ गई? सीएस वाली। अच्छा, सीएस वाली मैडम, ओके। अरे यार, कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। हाँ, सर का फोन मिला, मैं देख के आता हूँ। कहाँ रखा है? पता नहीं, देखो रिंग लगाओ, वहीं होगा कहीं। सचिन साहब, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, बहुत बढ़िया। देखो एग्ज़ाम की डेट आई गई है, तुम सबको पता होगा, ठीक है। जो पुरानी वाली डेट थी वही रिवाइज हो गई है, और उसमें लिखा है कि भाई ये लास्ट रिवीजन है, यही है, ठीक है ना। अच्छा सर, मैम को पढ़ाने दीजिए। तो बेटा ऐसा है, अभी मैम नहीं आएंगी तो अभी ना पढ़ो फिजिक्स, फिजिक्स में फेल भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मैम को देखना ज़रूरी है। हाँ, आए लगने नहीं। सर फिजिक्स में कुछ बताओ जल्दी। हैं? रो रहा है। ए शेयर करो जल्दी जल्दी, अभी 6 के 6। अरे कितने गधे हो तुम लोग यार। सब सो गए हैं, अब पेपर है, अब क्या ही कर लेंगे, ये सोच के सब सो गए हैं। हाँ, फिजिक्स में आज हम लोग एक जो यूनिट स्टार्ट की थी उसको, उस टॉपिक को एक बार सही से कंप्लीट कर लें, फिर सीधे सीधे हम लोग एक बैच ले के आने वाले हैं। सब सो गए हैं। तो रिवीजन बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब, जिसमें एक यूनिट एक लेक्चर में ख़त्म होगी, जिसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। मनोरमा, गुड इवनिंग। आदित्य यादव, सर मैम आए। अबे मैम को छोड़ो, तुम पहले यहाँ ध्यान दो, नहीं उड़ाए जाएंगे कायदे से, जिनको मैं जानता हूँ। पड़ेगा सर। खाना खा के पढ़ेंगे सर। अरे खाना खाओगे? सब लोग जुड़ो, जल्दी जुड़ो भाई, अभी 10 लोग हुए हैं। टेलीग्राम पे ना। मूर्ख है ना। ये देखो पीछे दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यही आपका आया है, देख आज डेट कितनी है, अपडेटेड डेट है भाई 7 तारीख, कितना तारीख है?
7 तारीख को अपडेट हुआ है ये, यानी कि आज ही हुआ है अपडेट। सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस ऐप पे इंफॉर्मेशन तुरंत डिलीवर की जाती है अगर कोई भी अपडेट होता है। तो अगर तुम्हें न्यूज़ भी चाहिए तो इसको क्या कर लो, डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लो FTP ऐप को। FTP ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो मैसेज आ जाएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ से आ जाएगा वीडियो का मैसेज। इसका कोर्स भी रिटर्न ठीक है। क्या हुआ? उसी का रिफंड है। प्रिया साहू गुड इवनिंग। प्रिया साहू कॉलेज नहीं आ रही 2-4 दिन से, अच्छा। 2 दिन से। आराध्या गुड इवनिंग। आराध्या, तुम लोग थक जाते हो ऐसा लगता है तुम लोगों का, अरे बैठे ही रहते हो, लेक्चर सुनते रहते हो, क्या काम करते हो? हम लोगों से पूछो जो सुबह से पढ़ाते हैं खड़े खड़े, फिर यहाँ आके पढ़ाते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हमको लग रहा है पीछे चलता है, 2 मिनट नहीं मतलब 30-40 सेकंड, 30-40 सेकंड। वही, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, बाकी हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मैं चला रहा हूँ। हम लोग संडे से स्टार्ट करने वाले हैं बैच, रिवीजन बैच। ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा 99 में। कितने में? एग्जाम तक 99 में। रिवीजन बैच है ये। क्या है? रिवीजन बैच है, 99 में आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक होने वाला क्या? सरफेस टेंशन। जल्दी से आ जाओ भाई, नहीं कुछ लोगों का छूट जाएगा। जल्दी आओ भाई तुम लोग। जल्दी से, कितने हो गए? 26 लोग। राहुल कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। अंशु साहू गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंशु साहू। शिव पूजन, भाई शिव पूजन कहाँ थे अभी तक? गुड इवनिंग। अंशिका अवस्थी गुड इवनिंग। रूपल वर्मा गुड इवनिंग। आदित्य यादव गुड इवनिंग। बबलू बाबा टिल्लू, बाबा टिल्लू हाजिर हैं, बहुत बढ़िया। चलो सरफेस टेंशन हम पढ़ते हैं। देखो सरफेस टेंशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आता है अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यूनिट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर। हिंदी में इसको कहते हैं पदार्थ के गुण। हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ के गुण। और इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। यहां पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड, यानी कि द्रव की बात कर रहे हैं। तुम लोग यार अभी तक जुड़ नहीं पाए हो, 21 लोग ही जुड़े हुए हैं। वंशिका सक्सेना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से तुम लोगों का, देखो कहीं पर भी जाओगे ना, किसी भी कॉलेज में, मोस्टली सभी कॉलेजों में सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, अब सिलेबस पूरा नहीं हो पाया तो तुम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोगों का बस यही टॉपिक बचा हुआ है जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोग सैटरडे को या संडे को जब भी मिलेंगे तो पेपर्स के साथ मिलेंगे। पेपर होंगे, पुराने पेपर होंगे लास्ट ईयर के, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर? दक्ष नहीं है आया। हाँ, दक्ष तो नहीं आया है, अविनाश ठाकुर कह रहे हैं। सर अभी खाना बनाने का टाइम है तो बच्चे कैसे आएंगे? ओके बाबा टिल्लू, फिर कब आओगे पढ़ने के लिए? कितने बजे रखी जाए क्लास? फिर 10 बजे क्या? बाबा टिल्लू बताएंगे अब टाइम। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और ये किस में होता है? फ्लूइड में होता है, यानी कि द्रव में हो। देखेंगे किस में? द्रव में। मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव एंड गैस। ये तीन होते हैं, इनमें से हम पढ़ रहे हैं क्या? द्रव। इसमें हम क्या मानेंगे? मान लीजिए कोई द्रव है जिसका हमने एक हाइपोथेटिकली लाइन ड्रॉ कर दी सरफेस पर। किस पर? सरफेस पर एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ की। जो आपको ये लाइन दिख रही है वो हाइपोथेटिकल लाइन है। जो एरो बना रहे हैं उसको मैं बताता हूं अभी क्या है ये एरो। ठीक है, ये जो लाइन है वो है हाइपोथेटिकल। जैसे कोई आप मान लीजिए वाटर है, वाटर का सरफेस है तालाब में, मान लीजिए तालाब है, तालाब का क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो उसका जो ऊपर का जो सरफेस है, पृष्ठ है, उसकी बात कर रहा हूं। उस पर आपने क्या किया? एक हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब मान लिया, ऐसे इमेजिन कर लिया। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल लाइन है, यहां पे ड्रॉ कर दी। अब लाइन क्यों ड्रॉ की? क्योंकि देखो द्रव बना है मॉलिक्यूल से। किससे? मॉलिक्यूल से। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो डेफिनेशन लिखवाना एक लाइन की डेफिनेशन है, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। किसके हैं? वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि H2O। यानी कि क्या है? H2O। ऐसे ही यहां पे है। इनके बीच में लग रहा है क्या? फोर्स। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? अब आपने क्या किया? एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दी। कहां पे? यहां पे एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इस लाइन पे आप देखेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल्स को, किसके? इस वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल पे दो फोर्स लगेंगे। एक ये वाला मॉलिक्यूल लगाएगा, एक ये वाला मॉलिक्यूल लगाएगा। दोनों का जो फोर्स का अमाउंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? सेम रहेगा।
फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण कैसा रहेगा? सेम रहेगा, परिमाण नहीं बदलेगा। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F, सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F, लग रहा है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे लिक्विड के ऊपर एक हाइपोथेटिकल लाइन खींची और उसमें हमने देखा एक एटम पर कितना फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लगेगा तो एक नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि 2 डायरेक्शन में लगेगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है F, कोई एक फोर्स ले लिए किसी एक तरफ का, जैसे F इधर लगेगा तो F इधर, तो मैंने AF फोर्स ले लिया। यही फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या? यही फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। फॉर्मूले से हमें देखना है, लेकिन ये क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि यह पदार्थ का किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। पदार्थ का, ये पदार्थ का गुण है भाई। और ये किस तरीके का गुण है भाई पदार्थ का? ये करता क्या है? इस गुण से होता क्या है? इससे क्या होता है? इट हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज, सर जी मैं जा रहा हूँ। क्यों? अब चला जाऊँ सर, 8 बज गया। अमृतसर को कॉल करो, अमृतसर आ जाएंगे, अभी कल तो रहते हैं आने को। तो आ जाने दो। लेट हो जाएगा। अरे क्या करोगे लेट हो गए? मिले तो हैं ही हैं सर लोगों से, अब कल मिलते हैं आपसे। इट हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। इसकी टेंडेंसी क्या है? मिनिमाइज द सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ तनाव का गुण है, पृष्ठ तनाव का गुण है क्या है? पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ का, द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल करने की प्रवृत्ति रखता है, या यानी कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने का जो नेचर है किसका? लिक्विड का या द्रव का, उसी नेचर को कहते हैं सरफेस टेंशन। किसकी वजह से आता है? सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड क्या करता है? ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रॉप में। जैसे ड्रॉप देखे हैं ना, सब लोग देखे होंगे ड्रॉप। तो लिक्विड का जो ड्रॉप फॉर्म है, लिक्विड का ड्रॉप किसकी वजह से बनता है? सरफेस टेंशन की वजह से बनता है, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से बनता है। मच्छर पानी पर रुक सकता है, यानी कि पानी पर बैठ सकता है, हम लोग नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन इतना होता है कि उसके वेट को वो क्या कर सकता है? वियर कर सकता है। सरफेस टेंशन एक फोर्स होता है जो पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे किया जाता है? पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसके मैंने गुण बताए। क्या करता है? ये पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है? पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगा। इसी गुण के कारण ही तो जो लिक्विड की ड्रॉप बनती है वो इसी गुण के कारण बनती है। यही इसकी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जब जैसे मच्छर पानी पे बैठ सकता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव की वजह से। इसमें पृष्ठ तनाव इतना ज़्यादा होता है पानी का कि वो मच्छर आसानी से बैठ सकता है। तो गांव में क्या करते हैं, ज़्यादातर देखा होगा, नालियों में मिट्टी का तेल डाल देते थे या पेट्रोल डाल देते थे, जिससे क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जैसे ही मच्छर बैठेगा तो उसके पंख भीग जाएंगे, नीचे चला जाएगा, पानी में भीग जाएंगे, तो वो उड़ नहीं पाएगा और मर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो ये टेक्निक गांव में यूज करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि पृष्ठ तनाव इसी को कहते हैं, लेकिन वो उनको ये जरूर पता था कि मच्छर बैठेगा तो वो उसी में डूब जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब आप पेट्रोल मिला देते हैं ना पानी के ऊपर तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिमिलरली जब आप कपड़े धोते हैं, क्या धोते हैं, कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट मिलाते हैं पानी में, क्या मिलाते हैं, डिटर्जेंट। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो वो आसानी से कपड़े के मैल जो होते हैं ना, धूल के कण, उनको आसानी से निकाल देता है, अलग कर देता है कपड़ों से। तो डिटर्जेंट अगर मिला दोगे पानी में तो उसका भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। किसका, किसी भी लिक्विड का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन से ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किए हैं। कोई भी आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो खाने वाला सूप है वो गर्म गर्म क्यों अच्छा लगता है, ठंडा क्यों अच्छा नहीं लगता, किस गुण के कारण, किस भौतिक गुण के कारण। तो कौन सा भौतिक गुण था, पृष्ठ तनाव। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो जीभ पर आसानी से फैल जाता है और फैलने से टेस्ट आसानी से मिलता है और अच्छा मिलता है। तो यही कारण है कि पृष्ठ तनाव की वजह से ये चीजें होती हैं। तो पृष्ठ तनाव महत्वपूर्ण है। हमने जो चीजें डिस्कस की उसको वीडियो चला के अपने नोट्स में बाकायदा लिख लेना है। क्या कर लेना है, लिख लेना है। ये तो हो गया पृष्ठ तनाव। इसकी यूनिट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट मतलब मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक। इसका मात्रक हो जाएगा, जैसे फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फोर्स यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का क्या मात्रक होता है, मीटर। तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, क्या लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र, तो कितना हो जाएगा, चलो बताओ जल्दी से, विमीय सूत्र कितना होगा तुम लोग। नैतिक सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, अंशु साहू कह रहे हैं गरम है। हाँ, चाय गरम तो है ही, फिर कम हो गए। अच्छा, सब खाना बना रहे हैं। खुशी ठाकुर, गुड इवनिंग। देखो भाई, ये टॉपिक जो है ना वो ये मान लो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जो भी मैंने पढ़ाया है ना वो सारा का सारा ऐसा पढ़ाया है जो एग्जाम में आता है और कई बार पूछा गया है। तो अगर आप स्किप कर रहे हैं, आप क्लास नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप नुकसान कर रहे हैं अपना। फिर बाद में कहेंगे सर ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया है, ठीक है सर इतना पढ़ा दिया है, इतना आया है, ये सब क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपने सारे को क्लास अटेंड ही नहीं किए हैं। बाबा टिल्लू, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी ने नहीं दिया। हाँ जी सर, वो बबलू ने थोड़ा दिया है, बोला है कि m⁻⁻²। और कौन किसको आता है भाई, जल्दी बताओ, क्या ये सही है m⁻²? हेमंत मिश्रा, गुड इवनिंग, जल्दी बताओ, आंसर दो। अरे खुशी का क्या हुआ, आंसर दो जल्दी से। अरे जल्दी से आंसर दो भाई, बाबा टिल्लू।
तुम लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि अब एग्जाम के बाद फिर क्या आना है, फोर्स का होता है ml (T⁻⁻²) डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ का होता है लंबाई का कैपिटल L नीचे कैपिटल L ऊपर है, ये ऊपर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या m(T⁻⁻²) डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m(T⁻⁻²). चलो, बहुत अच्छी बात जो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। अब पृष्ठ तनाव के बाद आंचल का अब आया आंसर m(T⁻⁻²). रूपल होशियार है, m(T⁻⁻²) पता नहीं कहाँ चली गई थी। राहुल अवस्थी, सर चाय डिस्पोजल के ग्लास में क्यों नहीं पीनी चाहिए, ml(T⁻²) नहीं होता है भाई राहुल अवस्थी। पहले चाय हम डिस्पोजल में पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये तो बाद के डिस्कशन की बात है। अभी डिस्कशन की बात यह है कि आप पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। 18 को फिजिक्स का एग्ज़ाम है और आप मस्त सो रहे हैं सब, ठीक है ना। अब समझ लो कितने पास होने वाले हैं, इसमें से कितने पास हो जाएंगे बताओ, तब तक सोचो। आराध्या का भी आया है m(T⁻⁻²), जल्दी बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो पास हो जाएंगे। किसी का नहीं आ रहा है भाई। चलो, तो अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कांटेक्ट एंगल। क्या कहते हैं, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल मतलब संपर्क कोण। क्या है, संपर्क कोण। संपर्क कोण क्या होता है, तो उससे पहले हम दो फोर्स पढ़ते हैं। दोनों फोर्स में एक में होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को कहते हैं सासंजक बल, हिंदी में इसको बोलते हैं सासंजक बल, इसको बोलते हैं असंजक बल, ठीक है ना। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है इसको समझना है। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि पानी का अणु है, यह है पानी। पानी का मतलब हो गया H2O, मॉलिक्यूल हुआ ना। दूसरा मॉलिक्यूल पानी का है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगे, दोनों के बीच में जो फोर्स लगे उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। यानी कि सेम टाइप के अगर मॉलिक्यूल हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं, लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं।
यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? सेम टाइप, सेम मॉलिक्यूल्स। द फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, द फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स, ऐसा फोर्स जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। ये दोनों फोर्स, जैसे अब असंजक बल क्या है? यहां पे फोर्स बिटवीन different types of molecule is called adhesive force। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स कैसे हो? डिफरेंट हो। कैसे हो? डिफरेंट। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं क्या? एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल। जब सेम टाइप के होते हैं तो क्या कहते हैं? ससंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर को ग्लास शीट लूं, ये ग्लास मतलब कांच, ग्लास मतलब कांच, ये कांच का कोई स्लिट है यानी कि कोई प्लेट है, उस पर आपने क्या डाल दिया? पानी। क्या डाल दिया? पानी, वाटर। जब ये आप पानी की ड्रॉप डालते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं क्या? क्योंकि कांच का मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप का है, वाटर का मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तुमने देखा होगा पेंट की जो पेंट आते हैं ना, जब हम दिवाली पे घरों पे पेंट करते हैं तो उसमें लिखा होता है गुड एडहेसिव फोर्स। गुड एडहेसिव फोर्स का मतलब है पेंट दीवार पर आसानी से चिपक सके। क्यों? क्योंकि पेंट के मॉलिक्यूल अलग होते हैं, दीवार के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, सबसे अधिक होगा, इसीलिए वो एडहेसिव फोर्स है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों के दोनों फोर्स हैं इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्स हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स हैं, यानी कि अंतरा आणविक और अंतरा परमाणुक फोर्स हैं। यानी कि दो अणुओं या दो परमाणुओं के बीच में लगने वाले बल ही दोनों हैं क्या? ससंजक बल और असंजक बल। हम संपर्क कोण की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? संपर्क कोण की। ठीक है ना? कांच का ऐसे बनेगा, कांच और पानी। तो हम यहां पे कांटेक्ट एंगल पढ़ रहे हैं। कांटेक्ट एंगल में क्या होगा? दो चीजें इसमें देखें। कितनी चीजें? दो चीजें। मान लीजिए ये कांच की शीट है, ये भी एक कांच की शीट है, दोनों कांच की शीट है, ये भी कांच है और ये भी कांच है। अब आपने क्या किया? इस पे पानी की ड्रॉप डाल दी। किसकी ड्रॉप डाल दी? पानी की। पानी की ड्रॉप डालेंगे तो इस तरीके से ये फैलेगा। ये क्या है? वाटर है। वाटर मीन्स पानी है। यहां पे आपने क्या किया? मरकरी डाल दी। क्या डाल दी? मरकरी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारा। क्या डाल दिया? पारा। तो कांटेक्ट एंगल क्या होगा? कांटेक्ट एंगल होगा, यहां पे आप क्या करेंगे? जो टेंजेंट है वो डालेंगे। दो टेंजेंट। पहला टेंजेंट है, ये देखो ये है एयर। सारे मटेरियल में बना देता हूं। ये है एयर, बाहर क्या है? एयर। यहां पर भी एयर है कि नहीं है? हवा।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं हवा, यहाँ पर भी क्या है, हवा है। हवा का मतलब है वायु, क्या कहेंगे, वायु। देहाती भाषा में हवा कहते हैं, वैसे कहते हैं वायु, ठीक है। यहाँ पर भी वायु है, यहाँ पर भी वायु है। अब आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ। कहाँ कहाँ पे, लिक्विड और एयर में। तो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है लिक्विड में, और लिक्विड मतलब एल, और किस में, एयर में, एल ए। ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर है, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड क्या है, वाटर है। लिक्विड और किसके बीच में है, एयर के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखे टेंजेंट को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट, हिंदी में कहते हैं क्या, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इसको हम टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। किन किन के बीच खींची गई है, टेंजेंट बिटवीन एयर एंड लिक्विड। ये टेंजेंट है एयर और लिक्विड के बीच में। वायु तथा द्रव के मध्य स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। इसको हमने कहा था टी एल ए, इसको हम कहेंगे टी एल। ये है सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड, ठोस है। ये क्या है, सॉलिड यानी कि ठोस। तो एयर और सॉलिड के बीच में, किसके बीच में, एयर और सॉलिड के बीच में ये टेंजेंट है, एयर एंड सॉलिड के बीच में। तो ये हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं टी ए एस, टेंजेंट बिटवीन एयर एंड सॉलिड। यानी कि वायु तथा ठोस के बीच स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। एक और बचा है लास्ट टेंजेंट, जो कि महत्वपूर्ण है। ये टेंजेंट है यहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में। किसके बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो सॉलिड और लिक्विड, एल एस, सॉलिड और टी एल एस का मतलब है सॉलिड और लिक्विड के बीच में टेंजेंट। टी एल एस, टेंजेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड यानी कि द्रव तथा ठोस के बीच स्पर्श रेखा। तीन आपके पास स्पर्श रेखा है, कितनी है, तीन। पहली तो है, पहली या दूसरी, तो एक मैंने ली यहाँ पे इस पॉइंट पर एक मैंने लिया है स्पर्श रेखा एयर के बीच में, यानी कि हवा वायु के बीच में और लिक्विड के बीच में। दूसरा मैंने डाला है कहाँ पे, ये सॉलिड है यानी कि ठोस है और वायु के बीच में। तीसरा डाला मैंने क्या,
कांच के बीच में यानी कि सॉलिड के बीच में और लिक्विड के बीच में। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल किस किस के बीच में है? देखो TLS तथा TLA किस किस के बीच में? स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा? ये वाली, यानी कि वायु तथा द्रव के मध्य स्पर्श रेखा, वायु तथा द्रव के मध्य स्पर्श रेखा तथा द्रव तथा ठोस के बीच की स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों के बीच का कोण ही क्या कहलाता है? स्पर्श कोण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ये क्या है इसकी परिभाषा? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी द एंगल बिटवीन, पहले हम अंग्रेजी में लिखते हैं फिर हिंदी में बता देते हैं। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कौन कौन सी? टेंजेंट, बिटवीन कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट बिटवीन एयर एंड लिक्विड एंड टेंजेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि TLA और यहां पे TLS, इन दोनों के बीच का कोण। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, कौन कौन से टेंजेंट? एक हो गया टेंजेंट बिटवीन एयर एंड लिक्विड एंड टेंजेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, इसी को कहते हैं हम क्या? इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? सॉरी, कांटेक्ट एंगल। क्या कहते हैं? कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल। ओके, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी? ठोस तथा द्रव के बीच में। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हिंदी में हो जाएगा ठोस तथा द्रव के बीच खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव तथा वायु के बीच खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, के बीच का कोण स्पर्श कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श कोण कहलाता, क्या कहलाता है? स्पर्श कोण कहलाता है। ठीक है ना? तो स्पर्श कोण की डेफिनेशन क्या हो गई? द एंगल बिटवीन, यानी कि दो के बीच का कोण। किन किन दो के बीच का कोण? मैं फिर से बता देता हूं। एक ये है, एक कौन सी है? ये वाली स्पर्श रेखा, और एक ये रेड कलर से मैंने दिखाया। इनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम कहते हैं क्या? स्पर्श कोण कहते हैं। अब यहां पे देखो, जब पानी और कांच है तो ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम है। कितने से कम है? 90 डिग्री से कम है। इफ थीटा कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90, क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल जब लेस देन 90 है तो यहां पे कोहेसिव फोर्स कम होगा। एडेसिव फोर्स क्या होगा? यहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं ये जो एंगल है
ये देखो यहाँ पे ये और ये एंगल रेड कलर से दिखाते हैं जिससे दिख जाए। ये एंगल यहाँ पे ये ड्रॉ की स्पर्श रेखा और ये ड्रॉप की। देखो ये लिक्विड और एयर के बीच में है और ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो ये जो एंगल है आपको दिख रहा है 90 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 90 से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे इफ़ द एंगल विथ इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या है? 90 डिग्री। तो कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें एडहेसिव फोर्स क्या है? ज़्यादा है। किससे? कोहेसिव फोर्स से। कब के लिए? जब ये है और ये यदि ये है तो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। किससे? कोहेसिव फोर्स से। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंगल दे दे, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन फाइंड विच वन इज करेक्ट। आपको ऑप्शन दे देगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव से, दोनों बराबर हैं या कुछ भी नहीं। इस तरीके से आंसर आ सकता है। सर एग्जांपल ऑफ द कोहेसिव फोर्स, वाटर एंड सरफेस टेंशन। ओके, खुशी ठाकुर कह रही हैं कि कोहेसिव फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? कोहेसिव फोर्स जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है ना, कोई भी लिक्विड होगा, ज़्यादातर लिक्विड क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेम मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के ही बनाते हैं। क्या करते हैं? जुड़ के बनाते हैं। जब तक उसमें क्या ना की जाए, मिक्सिंग ना की जाए, इम्प्योरिटी ऐड ना की जाए। जब इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल आके उसमें इंटर करेंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, तो उसको हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। डेफिनेशन लिखी है साफ साफ। क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी है। ओके, क्या डेफिनेशन है यहां पे देख लो थोड़ा। हैंग कर रहा है ये। ओके, यहां पे डेफिनेशन लिखी है, जब सेम टाइप के एक जैसे मॉलिक्यूल्स हों। कैसे हों? एक जैसे मॉलिक्यूल्स हों। कैसे हैं? एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। अगर ये फोर्स, अगर मॉलिक्यूल्स क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? अलग। जैसे कांच और पानी के मॉलिक्यूल अलग होंगे ना, कांच अलग तरीके का मॉलिक्यूल होगा और पानी अलग, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल। ससंजक बल और असंजक बल। तो हमने यहाँ पे कांटेक्ट एंगल बताया। कांटेक्ट एंगल मेन था, वो पूछा जाता है। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसको आपको क्या करना है? याद करना है ध्यान से। शिवम यादव गुड इवनिंग। अरे पढ़ाई अढ़ाई की बात करो। खुशी ठाकुर कह रहे हैं कोहेसिव टू मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे लेकिन वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। कोहेसिव में, एडहेसिव में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो फोर्स लगेगा। जैसे पानी बनेगा, किससे बनेगा? एक H2O का मॉलिक्यूल होगा ये, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल होगा ये, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना यहाँ पे, तभी तो वो क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। नहीं तो पानी का एक मॉलिक्यूल अलग भाग रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग भाग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा हो गया? कोहेसिव फोर्स हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो अब हम कैपिलरी देखते हैं, कैपिलरिटी
और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी को कहते हैं केस तत्व। क्या कहते हैं? केस तत्व कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशन है, उनको भी समझना जरूरी है। जैसे कैपिलरी ट्यूब, क्या कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, इसको समझना है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब एक बहुत पतला बारीक सा और लंबा ट्यूब होता है, बहुत पतला बारीक सा, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। केस नली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केस नली। अब केस से समझ रहे हो, मीनिंग समझो किससे? केस का मतलब होता है ये बाल, ठीक है ना, बहुत पतला है ना, बारीक है बाल, क्या है? बहुत पतला है और बारीक है। इसका मतलब ये जो केस नली है एक ऐसा ट्यूब है, नली है जो बहुत बारीक है, बाल के जैसी पतली बारीक है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्या? केस नली। इसका भाई यूज क्यों कर रहे हैं, किस चीज को बताने के लिए यूज कर रहे हैं? बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसका क्या है? बहुत जगह है। जैसे मैंने सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन बताया, वैसे ही इसके भी एप्लीकेशन है। जैसे कि पेड़ है, ठीक है, इसमें क्या होंगे? तने होंगे, ये इससे ब्रांच जुड़ी है, ये इससे ब्रांच, ये इससे ब्रांच, और ये जमीन के अंदर क्या है? इसके रूट्स हैं। ओके, तो अब ये जमीन से जो पानी लेगा, क्या लेगा? पानी ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, तो इसमें बहुत बारीक से क्या होते हैं? नली होती हैं। क्या होती है? बहुत बारीक सी नली होती है, जिससे क्या जाता है? ये पानी ऊपर जाता है। जिस गुण के कारण जाता है, जिस गुण के कारण जाता है, ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कहां की ओर? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। केस नली में कहां की तरफ चढ़ेगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा पानी। किसके कारण? केस तत्व के कारण। ये गुण है। ये आता कैसे है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है एग्जाम्पल कि भाई बताओ पेड़ या पौधों के तनों तक या पत्तियों तक पानी किस विधि द्वारा पहुंचता है, तो किस विधि द्वारा पहुंचता है? केस तत्व के द्वारा, कैपिलरिटी के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? केस तत्व के द्वारा। सेम चीज ये पूछा जा सकता है, जैसे स्याही होती है ना, पहले फैल जाती थी, फैल गई, तो यहाँ पे एक सोखता होता था। क्या होता था? सोखता, जिसमें बहुत बारीक बारीक से क्या होते हैं? होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। अगर उसको इसमें रख दोगे तो ये जो स्याही है ये कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है, और वो सूख जाता है। तो क्यों सूख जाता है? क्योंकि केस नली में केस तत्व के कारण पानी कहाँ जाता है? ऊपर की ओर चला जाएगा, जिससे कि ये सोखते से पानी सोख लिया जाएगा। दूसरा क्या है? केस नली का एक और उदाहरण है कि रजाई जो होती है ना, रजाई में जो कॉटन भरा होता है, क्या भरा होता है? कॉटन। तो कॉटन में बहुत छोटे छोटे बारीक से क्या होते हैं? होल होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? केस नली, कैपिलरी ट्यूब बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, जिसमें भरी होती है क्या? एयर। क्या भरी होती है? एयर भरी होती है, जिससे जब आप इसको सर्दियों में क्या कर लेते हैं? ऊपर डाल देते हैं, तो सर्दी नहीं लगती है। ये भी एक कारण है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। अब हम इसका एक्शन देखते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है कैपिलरी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा
ये आपने एक टब ले लिया, क्या ले लिया, टब ले लिया, यहाँ पे आपने भर दिया क्या, लिक्विड, क्या भर दिया, लिक्विड, ये लिक्विड है, रेड कलर से जो हम दिखा रहे हैं वो क्या है, लिक्विड है। आपने एक, क्योंकि हम दिखाने के लिए यहाँ पे ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे और थोड़ा सा मोटा भी बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें दिखना चाहिए। ये ट्यूब बन चुका है, ठीक है, ये इसका सिरा यहाँ नीचे है, ये ऊपर इसका सिरा है। ओके, अब होगा क्या, यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, r। एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इस एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल क्या आता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा। एग्जाम में इसको हटा दिया गया डेरिवेशन को, पिछली बार भी हटा दिया है और इस बार भी हटा के रखा हुआ है, ठीक है, तो डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी रेडियस जो केस नली है, ये क्या है, केस नली है, केस नली मतलब कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये केस नली है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, रेडियस कितनी है, r। अब क्या होता है, केस नली की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ क्या, सरफेस टेंशन, क्या है, पृष्ठ तनाव, लिक्विड होगा तो पृष्ठ तनाव होगा। और हमने बताया ये कांच की है, तो इसमें जो यहाँ पे इस तरीके से एक से बनेगा पानी का, जो कि कैसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो कटोरे की तरह दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा, कटोरे की तरह। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है भरा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पृष्ठ तनाव लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा, क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा, ये हो गया T, जो ऐसे लगेगा। सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड पर के सरफेस पर लगता है, किस पर लगता है, लिक्विड के सरफेस पर। अब यहाँ पे लिक्विड का सरफेस सॉलिड से कांटेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम दे देते हैं थीटा, जो कि क्या होता है, कांटेक्ट एंगल होता है, ये जो है वो है कांटेक्ट एंगल, ठीक है। तो अब इसके टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, तो ये बन जाएगा आपका टी कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा। ओके, अब मैंने एक पॉइंट लिया, क्या लिया, एक पॉइंट। अब ये जो जब कटोरे की तरह दिखेगा तो इसके चारों तरफ ऐसे ही टेंशन लगेगा, लगेगा कि नहीं। अब ये वाला कंपोनेंट जो कैसा है, वर्टिकल है, वो इसको खींचेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, वो क्या करेगा, खींचेगा। जो वर्टिकल है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा, इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा। और ये कब तक ऊपर की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि mg इसमें कहीं ना कहीं लिक्विड भरा है, इसमें क्या भरा है, लिक्विड, तो mg कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, फोर्स। और सरफेस टेंशन कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, कौन सा, टी कॉस थीटा, कितना लग रहा है, टी कॉस थीटा। तो हम देखेंगे कि जब टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, ये तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि mg के बराबर टी कॉस थीटा नहीं आ जाते हैं। यानी कि जो टेंशन है, टेंशन से लगने वाला जो फोर्स है, टेंशन पर यूनिट लेंथ होता है, टेंशन क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल फोर्स को, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे टेंशन को, तो आ जाएगा क्या, फोर्स। T इज इक्वल टू होता है F अपॉन L, तो F निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, तो T इंटू L कर देंगे कि नहीं। तो ये जो फोर्स है टेंशन की वजह से जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां तक तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अदरवाइज नहीं चढ़ेगा, रुक जाएगा वहीं जाके। ये तब तक चढ़ता है जब तक कि ये जो फोर्स है जो टेंशन की वजह से आया वो इक्वल नहीं हो जाता है किसके, mg के।
और जैसे ही इक्वल हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, क्योंकि शुरुआत में एफ जो फोर्स लग रहा है टेंशन की वजह से वो ज़्यादा होता है, जिससे ये पानी कहाँ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है ना, ये आपका एक कंडीशन हो गई। कंडीशन क्या हो गई कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कहूंगा पृष्ठ तनाव के कारण बल किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। अगर इतना हो जाता है तो ये पानी ऊपर चढ़ के रुक जाएगा। और मान लीजिए वो यहां आके रुक जाता है, कितना ऊपर तक चढ़ता है, h ऊंचाई तक चढ़ता है। कितने तक चढ़ता है, h ऊंचाई तक चढ़ता है। जैसे ही h ऊंचाई तक चढ़ेगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, बस यही कंडीशन रखेंगे और एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के का, अब पृष्ठ तनाव में अब देख रहे हैं कि ये कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है। तो हर एक पॉइंट पर यहां पे क्या लगेगा, टी कॉस थीटा लगेगा। हर एक पॉइंट पर, कहां पर लगेगा, हर एक पॉइंट पर लगेगा। बहुत सारे पॉइंट है, ये पूरे किस पर लगेगा, पर्दे पर। ये वृत्त की तरह दिखेगा तो पर्दे पर लगेगा। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई, लेंथ, एल कितना हो गया। तो यहां पे वृत्त की परिधि कितनी होती है, जल्दी से बताओ सब। वृत्त की परिधि कितनी होती है, मुझे फोर्स निकालना ड्यू टू टेंशन। तो हम क्या निकालेंगे, टी कॉस थीटा। तो सरफेस टेंशन तो हो गया टी कॉस थीटा, वो मैंने लिख दिया। अब बताओ एल, लेंथ कितनी होगी जिस पर ये टी कॉस थीटा लग रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर। क्योंकि ये ऐसे होगा ना, कटोरा तो देखे होगे ना गांव में, तो जो किनारे हैं वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो हर एक जगह लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो कितनी लंबाई पर लग रहा है, जो इसकी परिधि होगी उतनी लंबाई पर टोटल बल लग रहा होगा। तो बताओ कितना होगा, 2 पाई आर। रूपल वर्मा बहुत सही, टाइम बहुत कम है एग्जाम में, क्रेजी बॉय कह रहे हैं। खुशी ठाकुर कह रहे हैं ऊपर की ओर, हाँ ऊपर की ओर लगेगा, इतना बेसिक से मत पढ़ाइए सर। क्रेजी बॉय कह रहे हैं भाई इतना बेसिक से मत पढ़ाइए। भाई बेसिक से पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों का देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनके लिए लगेगा कि बहुत बेसिक है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं तो उनको एकदम बेसिक से पढ़ाना होता है। तो हमें अपने हिसाब से चलना है, हर एक बच्चे को देखते हुए चलना है। समझ गए हो, हाँ बिल्कुल सही, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। तो ये तो बल हो गया इतना टेंशन के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पाई आर टी कॉस थीटा। अब यहाँ दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, एम जी। कितना है, एम जी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है एम इंटू जी। तो एम जी कैसे निकालोगे, एम जी निकालोगे कैसे भाई, जी तो पता है, तो मुझे बेसिकली एम निकालना है। क्या निकालना है, एम। अगर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो। लिक्विड की डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना है, रो। तो बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर डेंसिटी इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। आराध्या कह रही 2 पाई आर, बहुत सही। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो सब चले गए हैं, क्रेजी बॉय जल्दी बताओ। बाकी सब कर लो, बेसिक से ना बताओ, इतना बेसिक ना बताओ। अब बताओ जल्दी से, क्रेजी बॉय। जल्दी बताओगे कि नहीं बताओगे। घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो भाई अभी 18 बच्चे जुड़े हुए हैं और मुझे जो लग रहा है ना,
जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो, जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, देख लेना एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जरूर आएगा। मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, रूपल कह रही मास अपॉन वॉल्यूम, आराध्या कह रही मास अपॉन वॉल्यूम, खुशी ठाकुर कह रही हैं थीटा, थीटा नहीं होगा भाई, डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे क्या निकालना है, मास, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा आयतन गुणा घनत्व। क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व। अब आयतन किसका निकालना है मुझे, इस नली का निकालना है। कौन सी नली का, ये जो नली है ना, इसका मुझे निकालना है। ये एंगल है थीटा, कितना है, थीटा। तो बताओ ये जो पीले कलर में मैंने दिखाया पानी, ये किस में है, सिलेंडर में है। किस में है, सिलेंडर। और सिलेंडर का कितना होता है, ये ऐसे बनता है। अगर मुझे सिलेंडर का आयतन यानी कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है, किसका, बेलन का आयतन, बताओ कितना होगा। अगर इसका रेडियस कितनी है, त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है, r, ऊंचाई कितनी दी गई है, h, ऊंचाई कितनी है, h, तो बताओ कितना होगा इसका आयतन। दीपक कुमार कह रहे हैं स्पेशल बैक पेपर क्लियर हो जाता है क्या। देखो बेटा, लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, और मोस्टली प्रोबेबली ये है कि ज़्यादातर बच्चों का क्लियर हो जाता है स्पेशल बैक। तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, लिखना है, दिमाग लगाना है, पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पास नहीं होगे। जल्दी बताओ भाई, मैंने क्या पूछा, बेलन का आयतन कितना होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को आ रहा है। देखो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे बेलन का आयतन मैं दूसरी स्लाइड में बता रहा हूं, मैंने बड़ा सा बना दिया, लो बेलन ये है, ठीक है ना। यहां पे इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की, वो है r, कितनी है, r। अगर इस बेलन को क्या कर दोगे, इसका एरिया निकालोगे, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कितना हो जाएगा भाई। बेलन ऊपर से क्या रिंग दिखेगी ना, क्या दिखेगी, रिंग। हाँ, एक ने, बबलू ने सही बताया है, पाई r स्क्वायर h, बहुत सही बबलू भाई। तो ये जो एरिया है भाई, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई r स्क्वायर। ऊंचाई कितनी मैंने बताई, इसकी ऊंचाई है h, तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाता है। अगर सॉरी आयतन हो जाता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल, गुणा ऊंचाई कर दो तो आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर मुझे आयतन निकालना है किसका, बेलन का, किसका, बेलन का, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, कितनी ऊंचाई है, h, तो पाई r स्क्वायर इंटू h हो गया, कितना हो गया, पाई r स्क्वायर इंटू h। बिल्कुल सही, राहुल अवस्थी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। खान सर आता है सर, बहुत बढ़िया आता है। तो इसका आयतन हो गया, यहां पे अगर लिखोगे m इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इंटू रो, मास हो गया आपका इतना, मास हो गया पाई r स्क्वायर h इंटू रो। यहाँ पे वैल्यू रखो इनकी जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h रो इंटू जी। ये दोनों कैसे इक्वल हैं, तभी जाके ये यहाँ जाके रुक गया। अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस वाले में जो भाग दिख रहा है ना कटोरे जैसा, उसमें पानी नहीं होगा, तो हम इसको ये मान के चलते हैं, थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि इतने भाग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले से,
कई क्वेश्चन बनते हैं, इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू, एक आर बचेगा, एच बचेगा, रो बचेगा और जी बचेगा। ये आपका ऐसा इक्वेशन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, जैसे क्या क्या पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर पूछता है दो चीज़ें। कितनी चीज़ें पूछता है, दो चीज़ें, और एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। पिछली बार तो 5 नंबर में क्वेश्चन ये आया था कि डायमेंशनल फॉर्मूले से दिखाइए कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। पिछली बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं कि यही आ जाए कि फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये फॉर्मूला सही है या गलत है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे 2t को कुछ करके RH जो भी है उसको करना है, फिर तुमसे कहेगा चेक कीजिए इसको सही है या गलत। तो कैसे है, क्या क्या पूछेगा वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला तो पूछेगा पृष्ठ तनाव, क्या पूछेगा, पृष्ठ तनाव कितना होगा। फिर पूछेगा ऊंचाई कितनी होगी, किसकी, केस नली में द्रव की ऊंचाई, केस नली में द्रव की, केस नली में किसकी, द्रव की। पृष्ठ तनाव यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। अरे भाई 2023 में इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये आया था कि उन्नयन बताइए, क्या बताइए, उन्नयन। अब होता क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि h ऊंचाई ज्ञात कीजिए, केस नली में कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। ये बेसिकली हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो हम कहेंगे केस नली क्या होती है, फिर हम कहेंगे केस नली में किस कारण से द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है, केस तत्व के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाता है उसकी हाइट ज्ञात कीजिए, यानी कि निकालना है, टू फाइंड आउट द हाइट, फाइंड आउट करना है हाइट को। तो यहाँ पे दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या निकालना है, पृष्ठ तनाव यानी कि टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है, टी को यहीं रहने दो, आर एच रो जी यहाँ रहेगा, बचेगा क्या, 2 cos थीटा, नीचे आ गया 2 cos थीटा। ये आपका टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है क्या, एच। तो एच पूछने के लिए आप क्या करेंगे, 2t cos थीटा को वहीं रहने दो, यहीं रहने दो, बचा क्या आपके पास, रो जी और आर, रो जी आर, क्योंकि एच इधर आ गया है। ये दो क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किससे निकलते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिए सारे, इसमें डिस्कस कर दिए कि भाई कैपिलरिटी क्या होती है, इसका कारण क्या होता है। चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, हम अपनी एनर्जी क्यों फालतू में इतनी खर्च करें। सारे लड़के आए, ज्वाइन किए, इसके बाद सो गए, कोई बात नहीं है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये एकदम पक्का है, सरफेस टेंशन से, क्योंकि पिछली बार इससे कम आया था क्वेश्चन। इस बार आने वाले हैं, 1 नंबर 2 नंबर में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं आता है, इसमें डेरिवेशन है ही नहीं। तो 1-2 नंबर में आएंगे और बहुत सिंपल आएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपने इसको पढ़ा है, हाँ क्रेजी बॉय कह रहे हैं सर मेरे कॉलेज में ईयरबैग वाले भैया लोग बोलते हैं कि कितना भी सही लिख के आओ फेल कर देंगे। भाई देखो हमारे यहाँ कॉलेज में जो ईयर बैक स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं
हो सकता है एक आध बच्चा हो, एक ही बच्चा हो या दो बच्चे हो बस, बाकी सारे बच्चे क्लियर हैं। अब आपके यहाँ क्या कारण रहता है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तुम अपने आप से खुद ही समझते होगे और समझ सकते हो, ठीक है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अगर देखो इस बार नहीं डालोगे तो अगली बार स्पेशल बैक पेपर का जो तुम्हारा होगा, जैसे इस सेमेस्टर फर्स्ट में आई है तो इसी बार होगा, फर्स्ट में आई होगी बैक क्रेजी बॉय तो इसी बार होगा, अगर सेकंड में आई होगी तो सेकंड में जाएगा वो बैक स्पेशल बैक। अभी एक बार आप क्या देख लेंगे, स्कीम देख लेंगे पेपर की, उससे पता चल जाएगा कि कब होना है कब नहीं होना है, ठीक है। बाकी थोड़ा पढ़ाई करो, हो जाएगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। 40 लोगों का ईयर बैग लगा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है क्रेजी बॉय। ईयर बैग 40 लोगों का लगना मतलब बहुत है। कोशिश करो बेटा कि बाकी लोगों को भी बताओ, बच्चों को, कि कहीं ना कहीं अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज संत कबीर नगर में हैं आप। कोई बात नहीं। तो आज एक्चुअली हम लोग यही पढ़ना चाहते थे, सरफेस टेंशन, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे 2-4 नंबर का आएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे, जिसको हमने नाम दिया है कि जो एक बैच है हम लोग 99 में लेके आए हैं, 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो उसको हम लोग लॉन्च किए हैं, आप FTP ऐप पर जाके उसको देख सकते हैं। वो सीधा सीधा यूनिट वाइज होगा, यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। एक यूनिट में 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 10 क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे यूनिट का एक वीडियो होगा, उसको भी 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे उनको डिस्कस करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। क्या होने, नोट्स होने ज़रूरी हैं। नोट्स नहीं है तो आप, एक नंबर है उस पर हेलो करके भेजिए, ठीक है। मैं वो नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। जब आप हेलो करके भेज देंगे तो वहाँ पे आपको एक रिप्लाई आ जाएगा, उसमें हेलो करके नोट्स भेजना है, नोट्स करके लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक मिनट थोड़ा। नंबर है 9044410539। इस नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी 17 से एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ाता रहूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मन नहीं होता, कुछ बच्चे हैं जिनका मन होता है पढ़ने का। तो जो बच्चों का मन है पढ़ने का उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं को पढ़ाऊँगा। बाकी सब अपना क्या है, सोएंगे, बैक आएगी। जैसे तुमने बताया तुम्हारे कॉलेज में 40 लोगों की ईयर बैक आई, इन लोगों की भी ईयर बैक आएगी, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। चलो गुड नाइट।